गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। बेटा आज हम लोग अकाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने जो प्रीवियसली डुअल ट्रांजैक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हमने कल सीखा है, ठीक है, उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको कल वाउचर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आज कवर अप करेंगे। प्लस आज हम लोग देखेंगे जो हमने कल डुअल इफेक्ट समझा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो समझा था, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि डुअल इफेक्ट किस तरह से काम करता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडे। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको दो तीन चीजें जो हमारे आगे की रह गई है उसको क्लियर अप करा देना चाहती हूँ, ठीक है। प्रिसाइसली फॉर सीबीएसई एक टॉपिक है जिसको हमको कवर अप करना है, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। दोनों के लिए है, गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है। हम लोग सबसे पहला आज जो देखेंगे दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हमारे अकाउंट्स के अंदर कितने ब्रांचेस है अकाउंट्स के, देखो बेटा मेनली प्रिसाइसली अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास अकाउंट्स के तीन मेन ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीन मेनली हमारे पास थ्री ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स हैं। बेटा हमको यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि ये सब होता क्या है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स से मतलब देखता तो अकाउंट्स ही है, लेकिन क्या क्या है। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब प्रिसाइसली किसको मैटर करता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करता है और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको क्लियर अप कराता है कि वो क्या है, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करता है। फिर ये क्या हेल्प करता है हमारी, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, मतलब हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब इन शॉर्ट फाइनेंशियल पोजीशन किससे निकलती है, किससे पता लगती है, दैट इज थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के थ्रू हमको पता लगाता है कि क्या हमारा जो बिजनेस है उसकी हालत क्या है। देन वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आप अगर एक नोटबुक खरीद के लेके आते हैं, इफ यू बाय अ नोटबुक दैट इज ऑफ कोई नोटबुक 25 रुपीज की होती है, कोई नोटबुक 50 रुपीज की भी होती है, तो कोई नोटबुक 100 रुपीज की भी होती है। इट डिपेंड्स, ठीक है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएंगी, ठीक है। तो वो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, वो कॉस्ट निकालने का तरीका हमको कहां से आता है, दैट इज अ फुल फ्लेज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। जितना भी हमने रॉ मटेरियल यूज किया है, जितना भी उसके ऊपर लेबर लगा है, मशीनरी लगा है, उन सब का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं विद द प्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग एक जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी शॉप के ऊपर जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को एक टी शर्ट खरीदना है, तो टी शर्ट खरीदने के लिए मैंने पूछा कि उससे भैया ये कितने का टी शर्ट है, तो उसने बोला कि 1000 रुपीज का है। मैंने बोला 1000 रुपीज नहीं, मैं 500 के अंदर खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। हम लोग बार्गेन तो करते हैं, सो आई सेड कि नहीं मुझे 500 के अंदर दो। सामने वाले भैया बोले कि इतने में तो मेरे को भी नहीं पड़ा बहन जी, है ना। सो व्हाट डज दैट मीन कि मतलब उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है 500 रुपीज से। सो ऑब्वियसली बात है जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो सेलर है वो कॉस्ट के साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा, तभी वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ कॉस्ट के साथ प्रॉफिट, तो उसका क्या निकलता है, वो निकलता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमको मेनली बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। चलो मैम ये दोनों तो समझ में आया, लेकिन व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट्स के थ्रू मैनेजमेंट हो सकता है, यस, ठीक है, अकाउंट्स के थ्रू मैनेजमेंट हो सकता है। ये एक्चुअली स्टडी करता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिजल्ट आया है ना, उसको स्टडी करके यहाँ पे डिसीजन
लेने का काम करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाला है, नेट प्रॉफिट निकाला है, इन शॉर्ट प्रॉफिट की ये अलग अलग टाइप्स हैं। अगर ये निकाला है तो हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अब इनका रेशियोज निकालते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 20% है, ठीक है, सॉरी 40% है। मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए का माल बेचती हूँ, इफ आई सेल 100 रुपीज एनी प्रोडक्ट फॉर 100 रुपीज, आई एम 40 रुपीज आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये रेशो पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और उसकी हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाला, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके ऊपर निकाला जाता है, जनरली सेल्स के ऊपर, कि आप कितना माल बेचते हो तो आप उसके ऊपर कितना कमा लेते हो, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, बाद में बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा फॉर एग्जांपल 40 रुपीज आया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 40% ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे पूरे महीने के अंदर कम से कम 40,000 रुपीज तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो कैन आई मेक आउट कि मेरे को कितना सेल करना पड़ेगा। क्या इसी की तरह से हम लोग जो कंपनीज है वो टारगेट फिक्स करती हैं कि उनको सेल का कितना टारगेट देना है। तो where does this come from? This comes from with the help of management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमको बेटा पता लगता है कि हमको कितना टारगेट रखना है। मतलब इन शॉर्ट जो हमारे जितना भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हमको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो जो डिसीजन मेकिंग का काम करवाता है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए का माल बेच के 40 रुपए कमा रहे हो और अगर आपको 40,000 रुपए कमाने हैं तो आपको कितना माल बेचना चाहिए, कैन आई से दैट कि वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो 1 लाख रुपीज का अगर 40% में निकालेंगे मतलब 1 लाख रुपए की सेल आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली मुझे हेल्प करता है, वो मुझे कंपेयर करने में हेल्प करता है कि पिछले साल मेरा रिजल्ट अच्छा था, इस साल मेरा रिजल्ट खराब। फॉर एग्जांपल पिछले साल मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे, इस साल फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए कमाए। सो वेयर इज द डिफरेंस एंड हाउ कैन आई ओवरकम दिस डिफरेंस। तो ये सारी चीजें मुझे कौन हेल्प करता है निकालने में, दैट इज माय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, कैश फ्लो मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे मेरा कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल कंपनी के पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, एसेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कैश फ्लो नहीं है। मतलब अभी जैसे हम लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कभी कभी कि कैश नहीं है। यूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ है लेकिन कैश में शॉर्टेज आ रही है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। सो उसको किस तरह से मेंटेन करना ताकि हमको कैश का इनफ्लो भी आता रहे, या फिर कैश के आउटफ्लो को कैसे मेंटेन करें। तो ये कुछ चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। और ये कौन बताता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो प्रिसाइजली दीज आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आपके लेवल के ऊपर बेटा आप जो पढ़ेंगे दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए अभी 12th तक भी नहीं आएगी, ठीक है। आफ्टर दैट इन द सेकेंड ईयर, इन द थर्ड ईयर यू विल स्टडी सम पोर्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर मास्टरी करते हैं। ओके, जनरली कॉस्ट अकाउंटेंट्स मतलब हमारे पास जैसे सीए होते हैं वैसे ICWA एक इंस्टीट्यूट है जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, जिनका काम ही क्या है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर बैठ के सिर्फ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट निकालना, ठीक है। देन व्हाट वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट आप क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे, 11th के अंदर नहीं है। 11th के अंदर यू विल जस्ट बी डीलिंग विद द स्मॉल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सो आफ्टर दिस नाउ कमिंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक हमारा है बेटा आपका CBSE वालों के लिए एक टॉपिक है जो नया आया है, दैट इज GST, ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज GST। वो मैं प्रिसाइसली आपको एक अलग वीडियो के अंदर पूरा GST का वीडियो ही मैं आपको बना के बता दूंगी कि क्या होता है, ठीक है, GST और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, किस तरह से टैक्स का फॉर्मेशन इन लोगों ने बनाया है, दैट वी विल कवर इन अनदर वीडियो। अभी हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। CBSE का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1, ठीक है, उनका चैप्टर है। प्लस जो गुजरात बोर्ड वाले हैं उनका चैप्टर कौन सा है, डुअल ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये करके उनका चैप्टर नंबर 3 और इनका भी चैप्टर नंबर 3 है। मतलब CBSE वालों का भी चैप्टर नंबर 3 है और गुजरात बोर्ड वालों का भी 3 है। दोनों ही चैप्टर्स के अंदर जो कॉमन टॉपिक्स हैं और अनकॉमन टॉपिक्स हैं हम उन सबको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों के अंदर ही है, दोनों की बुक्स के अंदर ये टॉपिक है।
हम लोग अब बात करने जा रहे हैं वाउचर की। आज थोड़ी डिटेल के अंदर बात करते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, वाउचर्स का दूसरा नाम पता है क्या है? बिल। बहुत सिंपल। होते क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे बेटा, आप लोगों को अगर ध्यान है कि ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सब की बात कर रहे थे। लेकिन वो ट्रांजैक्शन कैसी है, किस तरह से है, वो हमको कब पता लगेगा? व्हेन वी हैव अ वाउचर इन अवर हैंड। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ भी सेल किया या मैंने कुछ भी परचेज किया तो मेरे हाथ में कोई एविडेंस तो होना चाहिए। अगर मैं माल खरीद के आती हूँ तो मेरे पास परचेज का बिल होता है, अगर मैं माल बेचती हूँ तो मेरे पास सेल बिल होता है। तो एक बिल तो मुझे चाहिए, उसी के बेसिस के ऊपर मुझे पता लगेगा ना कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। अकाउंटेंट को कैसे पता लगेगा कि शॉप के ऊपर क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? ठीक है, सो फॉर दैट हमारे पास क्या होता है, एक पूरी बिल बुक होती है या फिर वाउचर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, होता क्या है, वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ऑफ फॉर द ट्रांजैक्शन, के ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक रिकॉर्ड है, बिल है इन शॉर्ट। ठीक है, सो ये होते हैं मेरे वाउचर्स। अब समझते हैं हमारे पास कि एक वाउचर के अंदर, मैं आपको क्या बोला, वाउचर मतलब बिल। तो एक वाउचर के अंदर या फिर एक बिल के अंदर क्या क्या एसेंशियल चीजें, एसेंशियल डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? एसेंशियल्स ऑफ वाउचर या बिल। एसेंशियल डिटेल्स, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिटेल्स की बेटा। क्या क्या डिटेल्स हैं जो उसके अंदर, किसी भी बिल के अंदर या फिर वाउचर में होनी जरूरी है? सबसे पहली डिटेल क्या होती है बेटा? सबसे पहला तो जो वाउचर है ना, वो एक गुड क्वालिटी पेपर के ऊपर होना चाहिए। वो जल्दी से फट जाने वाली क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। गुड क्वालिटी पेपर के ऊपर वो बिल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपको उसको संभाल के रखना है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको संभाल के रखना है। ठीक है, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कोई भी इंसान आपको आके ये वाउचर मांग सकता है, प्रूफ मांग सकता है। ठीक है, एक गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए वो। सेकंड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी होनी चाहिए, किस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है क्या उसी दिन आपने रिकॉर्ड किया, या फिर हो सकता है कि मैंने सेल किया था 2 दिन पहले और मैं रिकॉर्ड आज कर रही हूँ। सो इट कुड हैपन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था बेटा? डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारे पास एसेंशियल क्या आता है? नेम ऑफ पार्टीज। मतलब कौन सी पार्टी किस पार्टी को बिल थमा रही है। मतलब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि गिवर ऑफ द बिल एंड रिसीवर ऑफ द बिल, दोनों का ही नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेम और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। दोनों का ही नेम और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म दूसरी फर्म को सेल कर रही है तो कौन सी फर्म ने किस फर्म को क्या सेल किया, वो सारी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए। अगर ये सेल बिल और परचेज बिल है तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वांटिटी के साथ, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मतलब क्वांटिटी के साथ कि क्या चीज आपने बेची है, खरीदी है, कितनी क्वांटिटी के अंदर, फिर उसका अमाउंट इन नंबर्स एंड इन फिगर्स। बहुत सिंपल है। अगर आप अपने घर पे भी कोई बड़ा हुआ बिल उठा के देखोगे ना तो उसके अंदर ये सारी डिटेल होंगी ही। अगर नहीं होंगी तो आपको पता कैसे लगेगा कि बिल किस चीज का है। ठीक है, किस तारीख का बिल है, और वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो इट शुड बी इन अ गुड क्वालिटी पेपर, मतलब वो हमको सेफ, हम लोग उसको बचा के रख सके, संभाल के रख सके, उस क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो वाउचर है उसका सीरियल नंबर क्या है। टू मेक अ रिकॉर्ड
जो बिल नंबर है ना वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। क्यों? ताकि फटाफट से देखो, एक बिल मैंने आपको फाड़ के दे दिया, एक बिल मैंने अपने पास रख लिया, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास बिल है या फिर जो आपके हाथ में बिल है वो कौन से नंबर का बिल है। अगर मुझे कभी भी फटाफट से देखना है, एक बार वापस से रियलाइज करना है कि आपने बोला कि मैंने तो ये चीज नहीं खरीदी थी या फिर मैंने तो ये चीज खरीदी थी, तो मेरे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो रिकॉर्ड मेरे को एक बार वापस से अगर देखना है तो मुझे उसके लिए एक रेफरेंस नंबर चाहिए। तो रेफरेंस नंबर क्या होता है? बिल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर, या इसको मैं क्या कह सकती हूँ, बिल नंबर, ठीक है। आई गेस दिस इज 6th वन। देन व्हाट वी हैव उसके अंदर डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग द वाउचर, मतलब ये बिल किसने बनाया है वो भी होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर मुझे पूछना है किसी से कि भैया ये बिल किसने बनाया, कब बनाया, और ये वाकई माल गया है कि नहीं, तो अगर मुझे किसको पकड़ना चाहिए तो वहां पे उस बंदे की डिटेल्स है कि भैया ये बिल किसने बनाया है, डिटेल्स ऑफ द पर्सन, मतलब उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन। डिटेल्स के अंदर मतलब ये नहीं कि उसका घर बार का एड्रेस, डिटेल्स का मतलब कि उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन। तो डिटेल्स ऑफ द पर्सन मेकिंग बिल, मेकिंग वाउचर। बहुत इंपॉर्टेंटली, टाइप ऑफ वाउचर कौन सा है। ऑब्वियसली हम लोग बेटा बात करेंगे कि टाइप ऑफ वाउचर कौन सा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सेल का है, परचेज का है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, एक्सपेंस का है, ठीक है, या फिर रिसिट है हमारे पास ये, या फिर रिसिट हमने ये रिसिट मतलब कौन से टाइप का वाउचर है, रिसिट रिसीव्ड वाली है, रिसिट पेड वाली है, वो भी सब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। हम ये टाइप्स ऑफ वाउचर अभी थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हम लोगों को पता होना चाहिए, सॉरी उसके ऊपर ना एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि बिल सही है, पक्का है। तो क्या होना चाहिए इसके ऊपर, नेम एंड साइन ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन। जब तक उसके ऊपर मालिक के साइन नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी से माल खरीदा या फिर उसको बेचा है और ऑथोराइज पर्सन के साइन नहीं होंगे, तब तक वो बिल की वैलिडिटी क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। सो यहाँ पे साइन, स्टैम्प, सिग्नेचर जो भी जरूरी है वो जरूरी है, मतलब वो वहां पे होना चाहिए। सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि जो वाउचर है ना वो किसी भी टाइप से बन सकता है, कोई भी फॉर्मेट के अंदर उसको बनाया जा सकता है। देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम इन इट। आप अगर किसी का भी बिल देखोगे तो सबके बिल एक जैसे होते ही नहीं है, सबके बिल का फॉर्मेट अपना अपना अलग अलग होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर ये सारी डिटेल्स जरूरी हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कभी भी फॉर्मेट आ जाए ना वाउचर बनाने का, अगर आ जाता है तो आपको सिंपली ये सारी डिटेल्स उसके अंदर हो, इतना ध्यान रखना है। एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर बॉक्स आप बना दो और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन होनी चाहिए। साइन नीचे होता है, डेट, फिर कंपनी का नेम, ये वाउचर का टाइप, ये सारी चीजें आपको पता है कि किस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर ये जो डिटेल्स हमने लिखी है ना वो सारी की सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज माय व्हाट, दिस इज essentials ऑफ वाउचर, essential या फिर डिटेल्स, essential डिटेल्स ऑफ द वाउचर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि हमारा जो वाउचर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। वाउचर कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो बेटा मैं लेती हूं कि मेरे टाइप्स ऑफ वाउचर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाउचर हो सकते हैं, कोई किसी भी टाइप का बिल हो सकता है, ठीक है। देखो, सेल बिल, परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है बेटा हमारे पास यहाँ पे, किसी भी एक्सपेंस का जो बिल होता है, कोई भी खर्चे का बिल, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टेशनरी खरीदी है या फिर अगर आपने कोई प्रिंटिंग का बिल चुकाया है या फिर आपने कुरियर का बिल चुकाया है तो उसके लिए बिल होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस का बिल, आपने पेट्रोल भराया है, आप ट्रैवलिंग का कोई एक्सपेंस किया है तो उसकी टिकट वगैरह, ये जो सारी चीजें है ना ये सब बिल है, मतलब ये वाउचर है उसका, खर्चे का वाउचर या खर्चे का बिल आप कह सकते हो, ठीक है। वो सारे खर्चे का बिल होना चाहिए। और क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान से देखना, काउंटर फॉइल ऑफ चेक,
अगर आपने कभी भी चेक बुक देखी है तो चेक बुक के अंदर ना उसके सबसे पहले पेज के ऊपर ना एक काउंटर फॉइल लगा होता है, उसके अंदर आपको लिखना होता है कि कौन से सीरियल नंबर का किस डेट के ऊपर और कौन सा चेक नंबर आपने किसको फाड़ के दिया है, कितने अमाउंट का। ठीक है, तो काउंटर फॉइल से पता क्या लगता है कि किसको आपने पेमेंट की है। ठीक है, अगर अकाउंटेंट को मुझे बताना है कि किस किस को मैंने पेमेंट की है तो मैं क्या दूंगी, उसको बैठ के बताऊंगी नहीं, मैं क्या दे दूंगी उसको, वो जो काउंटर फाइल ऑफ चेक है उसको निकाल के दे दूंगी कि भैया तू ये ले ले, इसके हिसाब से एंट्री कर दे कि किस किस को पेमेंट मैंने की है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर मैंने डिपॉजिट कराया है चेक तो उसके लिए क्या आता है, पेन स्लिप आती है। अगर किसी को पता है तो जब भी मैं चेक डिपॉजिट कराने जाती हूँ या फिर कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं तो वहां पे एक पेन स्लिप होती है, मतलब बैंक के अंदर ना एक पूरी स्लिप होती है जो परफोरेटेड लाइन से अटैच होती है। यहाँ पे एक छोटी चिट्ठी होती है और यहाँ पे एक बड़ी वाली चिट्ठी होती है। वो जो बड़ा वाला आपको जो परफॉर्मा होता है वो फिलअप करके डालना होता है, जो हमारा स्लिप बॉक्स है ना उसके अंदर डालना होता है। उसके अंदर आपका चेक है, कैश है वगैरह आपको जमा कैश काउंटर के ऊपर जमा कराना होता है, और जो चेक के लिए आपके पास एक डिपॉजिट बॉक्स होता है उसके अंदर आपको पेन स्लिप के साथ अटैच करके ऑल पेन के साथ आप उसके अंदर डालना होता है। और परफोरेटेड लाइन के अंदर ना एक आपके लिए काउंटर फाइल होता है, उसका मतलब क्या है कि आपने किस पार्टी को कितना पैसा जमा कराया है, किस तारीख को कराया है, कितना अमाउंट था, किसने कराया है, वो सारी डिटेल्स छोटी छोटी लिखी होती हैं, उसको भर के आपको अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखना होता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज माय पेन स्लिप। ठीक है, देन व्हाट, और हमारे पास क्या हो सकता है, रिसिट। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पेमेंट की है तो उसके लिए उसके बदले आपको क्या मिलती है, एक रिसिट। ठीक है, आप जब पेमेंट करोगे तो आपको रिसिट मिलेगी, आपको रसीद जिसको बोलते हैं ना हम लोग जनरली, दैट इज व्हाट रिसिट आपको मिलती है। और एक होती है रिसिट पेड। जब आप पेमेंट करते हो ना बेटा, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक रसीद देनी पड़ती है। आप जब पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, आप जब पेमेंट ले रहे हो तो आपको एक रिसीट देनी पड़ती है, और आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक रसीद मिलती है। दैट इज व्हाट इज रिसीट रिसीव्ड एंड रिसीट पेड। ओके, सो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ वाउचर हैं। अच्छा, आई गेस के बाय मिस्टेक मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा सा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर आपको कंफ्यूज कर दिया था, उसको क्लियर अप करते हैं। देखो बेटा, क्रेडिट नोट ना किसको मिलता है, सेल रिटर्न वाले को, और डेबिट नोट मिलता है बेटा परचेज रिटर्न वाले को। इसका मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने माल बेचा, ठीक है, आपने जब माल बेचा और आप अगर उसको वापस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का माल बेचा और उसके अंदर से अगर आपके पास कितने का 3,000 का माल रिटर्न आ रहा है तो 3,000 का क्रेडिट नोट उसको थमा देते हैं कि फ्यूचर के अंदर कभी भी आके आप हमसे 3,000 का माल खरीद सकते हैं। ठीक है, वाइल एज परचेज बिल क्या होता है, मतलब आपने किसी से माल खरीदा है, आपने खरीदा है तो आपको क्या मिलेगा, परचेज बिल मिलेगा। ठीक है, अब आपको परचेज रिटर्न कर रहे हो तो वो आपको क्या थमा देगा, एक डेबिट नोट थमा देगा। वो बोलेगा कि अब आप जब भी आओगे ना तो हमको ये डेबिट नोट दे देना, और उतने जितने का डेबिट नोट है, फॉर एग्जांपल 5,000 का डेबिट नोट है तो 5,000 तक का आपको माल मिल जाएगा इस डेबिट नोट के ऊपर। मतलब ये लोग क्यों ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दे रहे हैं, बिकॉज ये माल रिटर्न नहीं करते। सॉरी, अगर माल रिटर्न कर लिया तो पैसा रिटर्न नहीं करते, पैसा वो अपने पास ही रखेंगे, मतलब उनके पास पैसा जमा है। अगर सेल, मैं फॉर एग्जांपल मैं 5 पेन खरीद के लेके आई थी, ठीक है, मैं 5 पेन खरीद के लेके आई थी 50 रुपए के, तो मैंने उसको 50 रुपए दिए, 5 पेन मेरे हो गए, लेकिन उसके अंदर से 2 पेन ना ठीक से चल नहीं रहे तो मैंने उसको रिटर्न कर दिए, तो वो उसको मेरे को 20 रुपए दे देने चाहिए। वो उसने क्या बोला कि मैम मैं आपको 20 रुपए रिटर्न नहीं करूंगा, एक काम करते हैं आपके 20 रुपए रहे मेरे पास जमा, लेकिन आपको मैं एक चिट्ठी दे देता हूं कि आप फ्यूचर के अंदर कभी भी आओगे तो हमारी दुकान से कोई भी माल खरीदते हो तो आपको 20 रुपए तक की छूट मिलेगी। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्यूचर के अंदर और 2 पेन खरीदती हूँ तो मुझे फिर कैश निकाल के नहीं देना पड़ेगा, वो मैं 20 रुपए तक की, अगर मैं 30 रुपए का अगर माल खरीद रही हूँ उससे तो 20 रुपए तक की छूट मिलेगी और 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट माय क्रेडिट नोट इज इन द केस ऑफ सेल रिटर्न, एंड डेबिट नोट इज फॉर माय परचेज रिटर्न। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक यू क्लियर। सो यहाँ पे हमने इसको कवर अप किया है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं। सीबीएसई के लिए बेटा टिपिकली मैंने सीबीएसई की बुक के अंदर मार्क आउट किया है कि यहाँ पे उनको एक चीज एडिशनल है,
टाइप्स ऑफ वाउचर के अंदर उनको एक चीज एडिशनल है, व्हाट इज दैट, वो 3 टाइप के और अलग अलग वाउचर्स बताते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन वाउचर, सेकेंड वन इज कंपाउंड वाउचर, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स वाउचर। फर्क इसके अंदर बेटा कुछ नहीं है, ये इसके अंदर जिसके अंदर ज्यादा डिटेल वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से थोड़ी कम डिटेल वो कंपाउंड है, और जिसके अंदर सिर्फ एक ही डिटेल वो ट्रांजैक्शन वाउचर है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो वाउचर जिसके अंदर कोई एक डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपने क्या किया है, फॉर एग्जांपल कि आपने किससे माल खरीदा है, एक डेबिट एक क्रेडिट, मतलब आपने किससे माल खरीदा है या फिर आपने किसको माल बेचा है, वो एक ही वाउचर के अंदर, मतलब उस बिल के अंदर सिर्फ एक ही डिटेल है कि आपने किससे माल खरीदा और किसको बेचा है, ठीक है, दैट इज माय ट्रांजैक्शन वाउचर। कंपाउंड वाउचर कौन से होते हैं, देखो कंपाउंड वाउचर के अंदर क्या होता है कि अगर मेरा एक डेबिट हो रहा है, मतलब एक पार्टी मेरी डेबिट हो रही है, एक पार्टी को मैं माल बेच रही हूं, तो उसके सामने मेरी कितनी पार्टियां क्रेडिट हो रही हैं, ठीक है। मतलब ये जनरली आज के डेट के अंदर ना बेटा बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए, दैट जस्ट फॉर नॉलेज। जनरली जो पूरा अकाउंटिंग होता है वो हमारा किसके ऊपर होता है, वाउचर्स वगैरह अब हमारे सारे किससे बनते हैं, हैंड से नहीं बनते हैं, इट्स ऑल ऑन कंप्यूटराइज हो गया है सब कुछ, सारा सॉफ्टवेयर से सिस्टम से निकलता है जितनी भी बिलिंग होती है, तो ये सारी चीजें अभी आज के डेट के अंदर इतनी रेलेवेंस नहीं रखती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि होता क्या है। फिर या फिर आपने किससे माल खरीदा है, क्रेडिट वाउचर, और उसके सामने आप कितने लोगों को डेबिट कर रहे हैं, ये कंपाउंड वाउचर का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाउचर क्या है कि एक वाउचर के अंदर जहां पे आपके बहुत सारी पार्टीज डेबिट हो रही हैं एक साथ और बहुत सारी पार्टीज एक साथ ही क्रेडिट हो रही हैं, सो दिस इज माय कॉम्प्लेक्स वाउचर। ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये आपको हो सकता है कि थ्योरेटिकल आ जाए, उससे ज्यादा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, और आई गेस कि आज के डेट के अंदर ये थ्योरेटिकली भी पूछा नहीं जाता है, बट इवन दो इट अपीयर्स इन योर बुक्स, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट कांटेक्ट मी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, हमने कल क्या सीखा था बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने क्या देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, फिर से पर्सनल के अंदर मेरे पास देखो, इम्पर्सनल के अंदर मेरे पास फिर से 2 बाइफर्केशन थे, इम्पर्सनल के अंदर रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट, और दूसरा कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल के अंदर मेरे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग कौन कौन से टाइप्स ऑफ पर्सन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, ठीक है, ये 3 हमने बाइफर्केशन देखा था। इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन कम अप। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, ठीक है, कि जो डुअल इफेक्ट हमने समझा था उसके बेसिस के ऊपर आपके बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, सीबीएसई वालों को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर किया था उस फॉर्मेट के अंदर डुअल इफेक्ट समझाया गया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में समझा था। आज हम लोग देखते हैं कि गुजरात बोर्ड वालों को डुअल इफेक्ट कैसे समझाया हुआ है, दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट एक ही बताना चाहते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं एक, आपके बुक का क्वेश्चन है which two effects would take place for the following transactions, explain। मतलब आपको ट्रांजैक्शन बताई गई है और आपको बताना है कि उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कौन कौन से इफेक्ट लिए जाएंगे, मतलब कौन सा डेबिट इफेक्ट कौन सा लिया जाएगा और क्रेडिट इफेक्ट कौन सा लिया जाएगा, ठीक है। वापस से क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, which two effects would take place for the following transactions and explain। चलो देखते हैं बेटा की पहली ट्रांजैक्शन में बोल रहे हो, दैट इज मनोज commenced business with introduction of capital of 20,000 rupees। जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, दैट इज इनसाइडर्स लायबिलिटी। इनसाइडर्स लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे जो बिजनेस का ओनर है उसने बिजनेस को पैसा दिया है तो लायबिलिटी लेकिन इनसाइडर लायबिलिटी है। अगेन मनोज कमेंस बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000, क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा, मैं यहाँ पे देख ट्रांजैक्शन
किस तरह से क्वेश्चन करना है वो इधर है, देखो ट्रांजैक्शन, यहाँ पे उसका डेबिट इफेक्ट और यहाँ पे उसका क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, देखो ट्रांजैक्शन क्या है, मनोज कमेंस्ड बिजनेस, दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन। डेबिट क्या होगा, कैश, कितने से, 20,000 रुपीज से, और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, कितने से, 20,000 रुपीज से। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, द अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 40,000 रुपीज। चलो अब क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलाया जा रहा है, बैंक SBI बैंक अकाउंट ओपन, SBI बैंक अकाउंट ओपन। क्या होगा इसके अंदर, देखो दो इफेक्ट आएगा यहां पे। अच्छा चलो यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। मनोज कमेंस बिजनेस, एक्सप्लेनेशन भी मांगी ना, एक्सप्लेन करो ऐसा भी बोला है। मनोज कमेंस बिजनेस, तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आया, ठीक है। कैश क्या है मेरा, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश क्या हुआ, डेबिट। क्यों, क्योंकि कैश आ रहा है, प्लस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मनोज क्या है मेरे लिए, कैपिटल क्या है, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो कैपिटल इज माय रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इस वजह से वो पर्सनल अकाउंट है। सो कैन आई से दैट कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मनोज बिजनेस को दे रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सिंपल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स SBI बैंक अकाउंट ओपन। अब SBI का बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, पूरी ट्रांजैक्शन बोलती है कि अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 40,000 कैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, SBI क्या है मेरे लिए, SBI रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हो गया, SBI पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, SBI हो जाएगा डेबिट, SBI अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। समझ रहे हो, कितने से, 40,000 रुपीज से। डेबिट द रिसीवर, SBI को पैसा मिल रहा है, क्रेडिट सॉरी अब क्या जा रहा है मेरे हाथ से, दूसरा मेरे हाथ से क्या जा रहा है, मैंने जब अमाउंट डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर तो मेरे हाथ से कैश जा रहा है। कैश क्या, रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय 40,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, फिर है मनोज हैज परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 फ्रॉम भारती बेन। मनोज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम भारती बेन वर्थ रुपीज 3,000। 3,000 के गुड्स खरीदे गए हैं, किसने खरीदे हैं, मनोज ने खरीदे हैं भारती बेन से। तो मनोज परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स मतलब भारती बेन से खरीद रहा है, मनोज तो क्या है, बिजनेस का ओनर है। गुड्स आ रहे हैं, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, आपको बताया था रियल अकाउंट के दो बाइफर्केशन, गुड्स और एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो रियल अकाउंट है तो यहाँ पे गुड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कौन सा है, गुड्स हो जाएंगे डेबिट, कितने, 3,000 रुपीज से, रुपीज 3,000 से गुड्स हो जाएंगे डेबिट। वाइल एज यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम भारती बेन, भारती बेन से मैं गुड्स ले रही हूं, ठीक है। तो बिजनेस को भारती बेन क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भारती बेन मुझे गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो गिवर है, तो भारती बेन क्या जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को क्रेडिट किसको करना है, भारती बेन को, फॉर रुपीज 3,000, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन देते हैं, मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 टू विपुल। सोल्ड गुड्स टू विपुल वर्थ रुपीज 5,000। बहुत सिंपल, देखो 5,000 के गुड्स बेचे हैं, ठीक है। गुड्स वापस से गुड्स और विपुल, यहाँ पे वापस से किस किस की बात हो रही है, एक गुड्स मतलब एक रियल अकाउंट है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब बेच रहे हैं तो माल जा रहा है तो वो होगा क्रेडिट, ठीक है। तो गुड्स हो जाएंगे क्रेडिट वर्थ ₹3000 से, सॉरी 5000 से, 5000 का माल बेच रहे हैं। नाउ किसको बेच रहे हैं, विपुल, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। विपुल क्या है, पर्सनल अकाउंट, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे मैं विपुल को क्या कर दूंगी, वो मुझसे माल खरीद रहा है तो वो रिसीवर है इस टाइम के ऊपर, सो वो हो जाएगा डेबिट। तो विपुल को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट फॉर ₹5000। Isn't it this simple? आपको ये इजी लग रहा है या फिर डिफिकल्ट लग रहा है, दोनों ही आपके क्या रिव्यूज हैं, प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये डेबिट और क्रेडिट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। इनफैक्ट इसके बाद का जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज जर्नल एंट्रीज। जर्नल जो मैं आपको समझाने वाली बेटा, पूरा का पूरा जर्नल के अंदर मैं आपको डुअल इफेक्ट ही कराऊंगी, ओके। और हम लोग जर्नल के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों ही सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों के लिए ये सारे टॉपिक्स कॉमन थे, सबके लिए ये पूरा सिस्टम नॉर्मल था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे बेटा अकाउंट्स की, उसके अंदर हम लोग पूरा अकाउंट्स कैसे बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। फिर हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज करना, okay. So this is it for today. If there is any question, if there is any problem, do message me, do WhatsApp me, or you can comment me on this video also. आप वीडियो के अंदर ही कमेंट छोड़ सकते हैं, I will answer you back on the video itself, ठीक है। So ये जो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे भी आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, या फिर जो बच्चे मेरा WhatsApp जो हमारा एक्सेस कर सकते हैं वो वहां पे मेरे को अपने WhatsApp के ऊपर प्रॉब्लम मैसेज कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो बेटर वे होगा, हम उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो।